Well, students, let us have now, in my previous lecture, I tried to explain all about the number system in which I told that the real number is the head of the family and the members are rational numbers and irrational numbers. Rational number contains integers, fraction numbers, whole number and natural numbers. That we had already seen in detail in my last lecture. Today I am coming to the famous lemma, Euclid's division lemma. So I would like to first give stress over lemma. What is lemma? So lemma is a proven statement which need not be proved. Rather, it is used in proving the statement. If you want to prove any statement, you can use lemma. Yes, जैसा आपको बताया कि लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रूफ नहीं किया जा सकता है, बल्कि हमको प्रूफ करने में मदद करता है। तो किस तरह से मदद करता है, क्या करता है? आपके टेक्स्ट बुक में एक पजल्स के रूप में, एक फॉक्स पजल के रूप में आपको दिखाया गया है, जिसमें बोला गया है कि एक अंडा बेचने वाला है, वो अंडा बेचता है, बेचने के लिए जाता है, लेकिन एक आदमी जिसका कोई काम नहीं है, वो बैठा हुआ है, वो अंडा बेचने वाले से बात करने लगता है। बातों बातों में दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद होता क्या है कि उसके कुछ अंडे टूट जाते हैं, और जब अंडे टूट जाते हैं तो बेचने वाला है, उसको तो अंडे बेचना, उसी से उसकी कमाई चलती है। तब वो क्या कर रहा है कि पंचायत में गया, मुखिया है उसके पास गया, अपनी समस्या को बताया कि देखिए मैं अंडे बेच रहा था आपके इलाके में, ये आदमी जो है हमको परेशान करने लगा, हमसे उलझ गया, उलझने के बाद में हमारे कुछ अंडे टूट गए, तो मैं चाहता हूं कि हमारे अंडे के पैसे दे दे। तब पंचायत वाले पूछे कि बताओ भाई तुम्हारे कितने अंडे थे? तब वह पूरी संख्या न बता करके इसको एक फॉक के रूप में, एक कहा जाता है ना, बुझो तो जाने, उस तरह से ये कहा गया है। मैं पढ़ रहा हूं, वो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि इफ काउंटेड इन पेयर्स, ये आपके पुस्तक में है, आप देख लेंगे। ये काउंटेड इन पेयर्स, यदि इसको दो दो में गिनती किया जाए तब एक शेष बचता है। यदि तीन तीन के रूप में काउंट किया जाए तब शेष में दो बचता है, और यदि 4 में तो 3 बचता है, 5, 6 ऐसे करके 7 के हिसाब से यदि काउंट किया जाए तो कुछ नहीं बचता है। वो बोल रहा है कि मेरे बास्केट में टोटल 150 अंडे थे। तो इसी तरह से हम लोग को पता लगाना है, इसको समझ करके, बुझ करके, कि किस तरह से हम उसके सही अंडे का कैलकुलेट कर सकें ताकि वो अंडा बेचने वालों को उसका पैसा मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए, यहाँ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसके लैंग्वेज को ट्रांसफर करने के लिए मैथमेटिक्स की भाषा में। तो सबसे जो अंत में है वो क्या कह रहा है कि इफ काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन। तो हम मान लेते हैं कि उसका अंडे की संख्या जो है, टोटल नंबर ऑफ एग इन द बास्केट क्या है, वो ए है। मान लीजिए ए एक इंटीजर है। लेट ए इज द नंबर ऑफ एग्स, नंबर ऑफ एग्स इन द बास्केट। बहुत ध्यान से इसको आप देखेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो इंट्रोडक्शन दिए गए हैं वो बड़े ही गौर से पढ़ने वाली चीज है। जब तक आप उसमें पढ़ेंगे नहीं
तब तक आपको पूरे विषय का ज्ञान नहीं होगा। प्राय देखा जाता है कि बच्चे इसको छोड़कर निकल जाते हैं, टीचर भी समझाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एनसीईआरटी के जितने भी अंदर की चीज़ें हैं मैं आपको बताता रहूँ, ताकि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए और आने वाले समय में जो भी समस्या आपके सामने में आए बड़े आराम से बड़े प्यार से करते चले जाएं, कोई उलझन आपके सामने पेश नहीं आए। सो लेट अस सी नाउ, लेट ए इज द नंबर ऑफ एग्स इन द बास्केट। अब एक क्या है, एक इंटीजर है, एक पर कंडीशन क्या है, ये जो है लेस देन इक्वल टू 150 होगा। 150 कहां से आया, क्योंकि टोटल एग्स बास्केट में कितने 150 थे, तो ये हमारा 150 भी हो सकता है, 150 से कम भी हो सकता है, ज्यादा तो हो नहीं सकता, इसलिए पर कंडीशन लगा दिया गया। अब आप चलिए सबसे लास्ट में जो लिखा गया वहां से हम शुरू करते हैं और पहले तक चले जाएंगे। जैसे आपका जो पहला है सबसे लास्ट में जो है a इज इक्वल टू क्या है, यदि काउंटेड इन 7, यदि 7 में काउंट किया जाए तब कुछ नहीं शेष बचता है। तो 7 लेकर के इसको आप स्टार्ट करके आप 7p लिख दीजिए, 7p प्लस 0। हम आपके बुक वाले लेटर को यूज कर रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, आप वहां देखें और बड़े आराम से समझ जाएं कि क्या कह रहा है। काउंटेड इन 7 नथिंग इज लेफ्ट। इस तरह से हमारा जो पहला स्टेटमेंट आया वो आया a इज इक्वल टू 7p प्लस 0। इस तरह दूसरा स्टेटमेंट है, आप चलिए a इज इक्वल टू काउंटेड इन, मेंशन किया है काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन, काउंटेड इन 6 5 विल रिमेन। यदि 6 में काउंट किया जाए तो 5 बच जाएगा। तो आप ऐसा कर लीजिए 6q प्लस काउंटेड इन 6 5 विल रिमेन, तो 5 बच जाएगा। इस तरह से तीसरा है a इज इक्वल टू 5r प्लस, अब आप लिखते चले जाए 4 विल रिमेन, 5r प्लस 4। इस तरह से चौथा है a इज इक्वल टू 4s प्लस रिमाइंडर क्या बच रहा है इसमें 3 विल रिमेन, यस। पांचवा है इसका फैक्ट a इज इक्वल टू, यदि काउंटेड इन 3 2 विल रिमेन, 3t प्लस 2, 3t प्लस 2। अब चलिए इफ काउंटेड इन पेयर्स, छठा इसका आ रहा है काउंटेड इन पेयर्स देन 1 विल रिमेन, यानी 2u प्लस 1। इस तरह से पूरा स्टेटमेंट कहा गया है। हम लोग को पता लगाना है कि a की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखिए यहां से इस पूरे स्टेटमेंट को यदि हम देखें तो हमारा एक लेमा की ओर ले जा रहा है, हमारा एक इक्विलिट्स डिवीजन की ओर जा रहा है। इक्विलिट डिवीजन जो नाम है, इक्विलिट्स का जो नाम आया, इक्विलिट्स एलिमेंट के नाम पर इक्विलिट्स का बुक 7 है जिसका इक्विलिट्स एलिमेंट कहा गया, उसी के नाम से इक्विलिट्स कहा गया है। तो और क्लास 9th में भी आप पढ़े इक्विलिटी ज्योमेट्री, बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स आपको 9th में समझाए गए थे कि पॉइंट क्या है, प्लेन क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसलिए इनके नाम को हम लेके चल रहे हैं। यहाँ से एक फेमस थ्योरम की ओर लेते चला जा रहा है, जो हमारा थ्योरम 1.1 है, जिसका डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं, वही लेके चला जा रहा है। तो वहां लेके जा रहा है तो क्या फॉर्म आएगा इसको जनरल तरीके से समझा लीजिए। तो आप देखिए a इज इक्वल टू BQ प्लस RQ जा रहा है, जहां R पर कंडीशन है कि 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो फेमस रिजल्ट है यही आपका थ्योरम 1.1 है, जहां कहा गया है कि A और B हमारे दो इंटीजर्स हैं और Q और R दो इंटीजर इस तरह से मिलता है ताकि रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। और R पर कंडीशन है कि वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। सो लेट अस हैव इट हियर। यहां आप देखिए, फिर अपने पजल की ओर चलते हैं सॉल्व करने के लिए।
तो आप देखिए कि इसी फॉर्मेट में ए भी लिखा हुआ है। तो आप देखिए कि बी की वैल्यू क्या बन रही है। बी की वैल्यू बन रही है, आप बी की वैल्यू में चले जाएं तो क्या बन रहा है, 7 6 5 4 3 और 2, इस तरह से बी की वैल्यू बन रही है। और यहाँ आर का जो वैल्यू है दैट इज रिमाइंडर, आर की वैल्यू बन रही है वो है 7 होने पर वो 0 है, 6 होने पर 5 है, 5 होने पर ये 4 है, इस तरह से 4 होने पर 3 है, और 3 होने पर 2 है, और 2 होने पर 1 है। इस तरह से है यहाँ पर। अब देखिए कि हमारा जो कंडीशन है आर, आर क्या है, बी से छोटा है, आर बी से छोटा है, क्योंकि बी हमारा क्या है, 7 है। अलग अलग कंडीशन में आप देखिए कि बी से छोटा है, 7 6 5 4 3 2, रिमाइंडर हमारा 0 5 4 3 2 1 है। तो we shall see how to get this result. We shall try to think by answering this question by method of trial and error. ट्रायल एरर और एरर के माध्यम से इसको हम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पजल को दिया गया उस पजल को हम उसी माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यानी हमारा उद्देश्य क्या होगा कि 150 नंबर को आप ले लें और इसको डिवाइड करते चले जाएं। देखिए कौन सा नंबर हमारा ऐसा नंबर है जो पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करता है। सिस्टम का मतलब कि इसको सेटिस्फाई करे, सेकेंड थर्ड फोर्थ सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 150 को आप डिवाइड करते चलिए, आप सबसे छोटा नंबर ढूंढिए, चूंकि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। मान लेते हैं इसको आप 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड करने क्या हो रहा है, 7 दूनी 14 हो रहा है, और 1 फिर 7, यानी यहाँ 3 बच रहा है। तो रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो रिमाइंडर 3 तो है नहीं, रिमाइंडर तो 3 यहाँ बच रहा है, यहाँ 0 बचना चाहिए 7 से डिवाइड करने के बाद में। इस तरह से हम इसको 150 को नहीं लेते हैं। तो आप लेसर में जाएंगे, तो लेसर में क्या जाएंगे, 149 148 147 146 145, ऐसे घटते चले जाएंगे और आप देखेंगे कि कौन सा नंबर सेटिस्फाई करता है। पर लॉन्ग प्रोसेस है। तो जैसा हम आपके आंसर की ओर ले जा रहे हैं, एक ही नंबर हमारे मिलेगा 119। 119 एक ऐसा नंबर है जिसको यदि हम लेते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा पूरी सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 119 को क्या कर रहे हैं, हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 7 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 7 एकम 7, ये 4 और ये 9 है, 7 7 जा 49। इस तरह से हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। यानी ये 119 फर्स्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेकंड को भी करेगा। आप 119 को 6 डिवाइड कीजिए, तो 6 1 जा 6, ये 5 9 है। इस तरह से 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, तो 6 9 जा 54, ये हमारा 54 आया, 5 आया रिमाइंडर, 5 रिमाइंडर यहाँ पर आया। क्लियरली ये हमारा चेक किया हुआ है, आप भी देख लेंगे कि यदि 119 को दिया जाए तो पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करता है। किस तरह से उसके प्रॉब्लम का हल निकल गया कि टोटल बास्केट में कितने अंडे थे भाई, टोटल बास्केट में 119 अंडे थे। तो हम इसको आंसर दे देंगे कि टोटल नंबर ऑफ eggs in the basket is, we can give the answer of this puzzle that therefore total number of eggs in the basket is equal to 119. Yes, so this is the answer of this question. Now as a student you must have observed that how many technical terms I have used in answering the question. Total number of eggs in the basket is 119. So whatever approach I have used, you must have understood my approach, that whenever you are doing any problems or mathematics, please go into deep and think the better facts and answer the question in a proper way.
So let us see now our theorem. The theorem is Euclid's division lemma. Euclid division lemma, and this lemma is what? Let us see. Again I am using these things. Let us see. Okay, this is A is equal to BQ plus R, where A and B are integers, given two positive integers A and B. A, B are integers, and Q and R, there exist, you can say A and B are integers, there exist two integers Q and R such that A is equal to BQ plus R. So this fact is such that A is equal to BQ plus R. We can use here A is equal to BQ plus R, where the condition is what? The condition is very simple, that the fact is R 0 less than equal to R less than B. This is the condition of Euclid division lemma. Now we shall apply here in solving different problems. So we shall see this thing in the next class, in the next lecture. So I hope that you must have understood the puzzles and the applications of this puzzle, how to get the answer. But in another problem, we are not going to give stress over this trial error method, we shall give the reality. So we shall see exercise 1.1 in my next lecture. Thank you.